वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की PT 365 जो कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो फर्स्ट लेसन इसमें आ चुकी है जिसमें कि हम लोग जीनोम एडिटिंग में दो टॉपिक थी। एक तो GMO हम लोग यहाँ पे देखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और जेनेटिक एडिटिंग, ये दोनों आर्टिकल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग से, देन यहाँ पे बायोटेक प्राइड गाइडलाइन से, देन यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफ्रेंस है, तो इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। और कुछ यहाँ पे छोटी छोटी न्यूज़ है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पे एक साल में न्यूज़ में रही थी, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की आर्टिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीनोम एडिटिंग जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से आप देख रहे हो कि साइंस एंड टेक में UPSC प्रीलिम्स में चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टैटिक जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, उसमें भी ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस वाले फील्ड से। तो अभी क्या हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग में, इसको समझेंगे, फिर ईच एंड एवरी वर्ड को मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि न्यूज़ में क्यों है। अभी क्या हुआ है कि रिसर्चर्स जो कि यहाँ पे टेलोमेर टू टेलोमेर कंसोर्टियम है, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जो जीनोम है उसको सीक्वेंस किया है। सीक्वेंस कहने का क्या मतलब है? जीनोम कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ जीन, बहुत सारे जो जीन होते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ जीन जो है उसे हम लोग जीनोम कहते हैं। और सीक्वेंस कहने का मतलब है कि एक लाइन से इसे अरेंज करना, जैसे कहते हैं ना कि इस पेपर को सीक्वेंस में लगाओ, जितने भी बंडल ऑफ पेपर है उसको अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर इसको आप सीक्वेंस में लगाओ। तो उसी तरीके से आप जानते हो कि DNA के अंदर भी यहाँ पे आपका बेस पेयर होते हैं जिसको कि सीक्वेंस में लगाने के लिए यहाँ पे आपका इसको कहा गया है कि सीक्वेंसिंग करना। जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हम लोग देखें तो जीनोम सीक्वेंसिंग कहने का मतलब है कि एक एग्जैक्ट ऑर्डर में लगाना, जितने भी बेस पेयर है ना उनको एक एग्जैक्ट ऑर्डर में लगाना, वो भी किसी इंडिविजुअल में। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिजम्स है या फिर कंप्लीट सेट ऑफ यहाँ पे DNA है। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे DNA में क्या क्या होता है। DNA में क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम के तहत आपको DNA देखने को मिलेगा और साथ ही जीन्स देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन भी आप कह सकते हो या कंप्लीट सेट ऑफ DNA के अंदर ही आपको जीन देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको एक कहते हैं हम लोग यहाँ पे जीनोम। ह्यूमन जीनोम अगर हम लोग देखें, एक ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं तो 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। अब बेस पेयर क्या है? तो यहाँ पे आप बेस पेयर देख सकते हो, ये है ग्यूनाइन, साइटोसाइन, एडेनिन और थाइमिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट जो है यहाँ पे आपका पेयर बनते जाता है, कभी AT होगा, कभी GC होगा, फिर कभी GA होगा और फिर CT होगा। तो इस तरीके से आपका ये 4 ही यहाँ पे मेनली है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से बेस पेयर बनते जाते हैं। तो एक ह्यूमन जीनोम में आप समझ सकते हो कि 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेस पेयर है अगर ये सीक्वेंस तरीके से नहीं, एक ऑर्डर में अगर अरेंज नहीं है तो इसको एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जिसे हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है। DNA में आप लोग इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के तहत क्या है कि न्यूक्लियस है, ये सेल है, उसके बाद इसके अंदर आओगे तो DNA है, और DNA में आपका इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। DNA के अंदर आपको जीन देखने को मिलेगा जो इस तरीके के स्ट्रक्चर में, जीन के अंदर आपको बेस पेयर देखने को मिलेगा। इसके भी अंदर जो है हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इसके अंदर भी आपके इतने 4 जो है वो पेयर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ा। जीनोम एडिटिंग तो हम लोग कर रहे हैं, जीन एडिटिंग जैसे कि आप देखते हो कि जो भी डिफेक्टिव जीन है या फिर ऐसे जीन है जो कि किसी डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उस तरीके के जीन को हम लोग कट करके जो है उसको फिर से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बहुत तरीके का हमने जीन एडिटिंग देखा, लेकिन अब जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो इससे क्या हमें मदद मिलेगा ये समझिए। जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या होगा ना कि जो पॉपुलेशन लेवल प्री डिपोजिशन है डिजीज़ का, इसकी रिवील हो पाएगी। इट मीन्स कि ये हम लोग समझ पाएंगे कि कितने पॉपुलेशन है और उस बेसिस पे, जितना भी पॉपुलेशन है उस बेसिस पे कितना ये डिज़ीज़ जो है ना वो पनप रहा है या फिर कितना डिज़ीज़ हमारे देश में है। जैसे मान लीजिए कि 1000 किसी कंट्री में 1000 पॉपुलेशन है, इसमें से कितने लोग हैं जिनको की बीमारी है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 600 लोग हैं जिनको की बीमारी है। तो ये हम लोग कैसे समझ पाएंगे? अगर जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, यानी कि एक सही एक करेक्ट ऑर्डर में अगर पूरे DNA के बेस को अगर हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे तो उससे हमें यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा। साथ ही इससे क्या होगा कि जो वायरस स्प्रेड हो रहा है, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस के बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च भी किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज टू नो कि ये वायरस फैलते कैसे हैं। हम लोग तो ये चीज़ें जान ही रहे हैं कि वायरस का फैलने का तरीका क्या होता है, कि आप किसी भी अगर जैसे कोरोना वायरस में देखा कि कोई ए लोग है, मान लीजिए एक ह्यूमन बींग है जिनका नाम है A, दूसरे है B,
अगर ए जो है यहाँ पे वुड की लकड़ी है इसको टच कर ले रहे हैं और वही सेम जगह अगर यहाँ पे बी के द्वारा भी टच किया जा रहा है तो इससे कहते हैं कि वायरस जो है स्प्रेड हो गया, ए के थ्रू यहाँ पे बी को स्प्रेड हो गया। तो यही चीज़ है कि वायरस जो स्प्रेड करता है, वायरस कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, इनको बेटर तरीके से समझ सकते हैं हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करके। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जेनेटिक जो म्यूटेशन हो रहा है, जैसे आप देखते हो कि म्यूटेशन होता है, म्यूटेट हो रहा है, जो कोरोना वायरस है आप लोग हमेशा देख रहे हो कि यहाँ पे ओमिक्रॉन आ रहा है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। तो इस तरीके से जो ये म्यूटेट हो रहा है और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, ये अपने नेचर को चेंज करते जा रहा है। तो कैसे ये म्यूटेट हो रहा है, जेनेटिक जो म्यूटेशन होती है, जो जीन में चेंजेस के कारण ही हम लोग देख रहे हैं कि नए नए तरीके के यहाँ पे नए नए वेराइटी के यहाँ पे कोरोना वायरस निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन होता है इसको भी हम लोग समझ सकेंगे कब, जब जीनोम सीक्वेंसिंग होगा तब। साथ ही आप देखो जीनोमिक जो कॉजेज़ है रेयर डिजीज़ के, बहुत सारे रेयर डिजीज़ है जो कि आप देखते हो कि अगर 1000 पॉपुलेशन में अगर एक लोग को कोई वो डिज़ीज़ है तो उसको हम लोग रेयर डिज़ीज़ कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया है तो ये आप लोग 1000 में एक लोग को ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसको रेयर डिज़ीज़ के ही कैटेगरी में रखते हैं। बट ये रेयर डिज़ीज़ आता कहाँ से है और कैसे होता है इसको भी हम लोग तभी समझ सकते हैं जब जीनोम की सीक्वेंसिंग होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मेनली हम लोग किस चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो इससे मेनली हम लोग डिजीज़ के बारे में समझ पाएंगे, वायरस के स्प्रेड के बारे में समझ पाएंगे। जो लोग आज के डेट में रेयर डिजीज़ से ग्रसित है उनको हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। फाइन, तो इससे काफ़ी हेल्प होने वाली है। अब हमारे देश में क्या किया जा रहा है, क्या हम लोग भी जीनोम सीक्वेंसिंग के पीछे भाग रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे देश में यहाँ पे 3 इनिशिएटिव हैं। सबसे पहले इंडिजेन प्रोग्राम है। इंडिजेन प्रोग्राम में क्या है कि 1000 इंडियंस को यहाँ पे जो 1000 इंडियन इंडिविजुअल है उनकी जीनोम को सीक्वेंस किया जाएगा। और यहाँ पे 1000 इंडियन को जो चूज़ किया गया है वो डिफरेंट जो है एथनिक ग्रुप से चूज़ किया गया है। आपको पता है कि हमारे देश में जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ में जाओ तो वहाँ पे कुछ और तरीके के लोग दिखेंगे जिनका क्विज़िन अलग होता है, जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, जिनकी अपनी कस्टम अलग होती है। वही अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे आपको पूरा डिफरेंट देखने को मिलेगा। साउथ में आ जाओ तो आपको वहाँ की लैंग्वेज अलग दिखेगी, वहाँ की क्विज़िन अलग दिखेगी, वहाँ का उनका रहन सहन सब कुछ ढंग तरीका सब अलग दिखेगा। वही वेस्ट में चले जाओ तो वो भी अलग है और हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर अलग है, क्लाइमेट अलग है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रभाव करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हाँ जो डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हैं तो उनको यहाँ पे समझा जाएगा और उन सब का जो है यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। फाइन, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे जो फंड हो रहा है इतने सारे 1000 लोगों की यहाँ पे, तो इसको फंड किया जा रहा है यहाँ पे काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। सेकेंड है यहाँ पे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में भी क्या है कि यहाँ पे एम है कि 10,000 जेनेटिक सैंपल्स जो है जो भी हमारे इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, ये बेसिकली हमारे यहाँ के सिटीजन्स के लिए, ठीक है। लेकिन इंडिजेन क्या है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो बाहर के देश के भी लोग हैं, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है यानी कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनका यहाँ पे 10,000 जेनेटिक सैंपल्स कलेक्ट किया जाएगा और ये काम किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। वहीं अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स है कि डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पे डिटरमाइन करना, जितने भी इंटायर ह्यूमन जीनोम है हमारे पूरे देश में, तो ये एक इंटरनेशनल रिसर्च है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। ये 1990 में स्टार्ट हुआ है और 2003 में ये कंप्लीट भी हो गया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंडिजेन प्रोग्राम और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इन दोनों को ध्यान रखना है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। इंडिजेन में क्या है कि 1000 इंडियंस के यहाँ पे जीनोम को कलेक्ट किया जाएगा और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। जीनोम इंडिया में क्या है कि 10,000 जेनेटिक सैंपल यहाँ पे सिटीजन्स का लिया जाएगा। फाइन, इसी से कुछ रिलेटेड न्यूज़ है जैसे कि नानोपोर जीन सीक्वेंसिंग, तो ये क्या है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे आप देखो कि लॉन्ग डीएनए और जो आरएनए फ्रेगमेंट है यहाँ पे एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस ये प्रोवाइड करता है और डायरेक्ट एनालिसिस ये प्रोवाइड करते। साथ ही ये फास्टर और चीपर रेट है। जैसे पहले की जितनी पुरानी ओल्डर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता था उससे ज़्यादा यहाँ पे फास्टर और चीपर रेट में आप देख सकते हो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो भी जीन सीक्वेंसिंग के लिए। यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ चेंजेस यहाँ पे यानी कि मॉनिटरिंग चेंजेस यहाँ पे देखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट से, जो कि न्यूक्लिक एसिड है और ये पास होता है प्रोटीन नैनोपोर से। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड आप जानते हो कि ये एसेंशियल है सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए और ये सारे सेल्स में और वायरस में ये आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड 2 नेचुरल फॉर्म का होता है, एक तो डीएनए है, दूसरा है यहाँ पे आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए को यहाँ पे रियल टाइम एनालिसिस के लिए यहाँ पे आप देखो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। रिजल्टिंग सिग्नल अगर हम लोग देखें तो ये डिकोड किया जाता है जिससे कि स्पेसिफिक जो डीएनए और आरएनए सीक्वेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है।
तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। नैनोपोर जीन सीक्वेंसिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि रियल टाइम एनालिसिस है लॉन्ग डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट का। आइए कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे आरएनए और डीएनए को लेकर। आरएनए डीएनए में आप देखो, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज शुगर न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए में यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। डीएनए में आप देखो यूरेसिल एब्सेंट होता है और आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है। अभी जो मैं 4 बेस पेयर आपको बताई यहाँ पे, जैसे साइटोसिन, ग्यूनिन, एडेनिन और थाइमिन, वैसे आरएनए में आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइटोसिन, ग्यूनिन, एडेनिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो कि ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही आप देखो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डिफरेंट होती है। डीएनए की आप देखो ये डबल हेलिक्स होती है, इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, और आरएनए में ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो बेसिस जो है ये मॉडिफाइड नहीं होता है। डीएनए में बेसिस जो है ये मॉडिफाइड नहीं होता है, इसलिए इसको मॉडिफाइड करना होता है, ये सब बेस पेयर है। और आरएनए में बेसिस जो है ऑलरेडी मॉडिफाइड होती है। मोस्टली डीएनए जो है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी। लेकिन वहीं अगर आरएनए की बात करें तो ये न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डीएनए देखने को मिलेगा और साइटोप्लाज्म में आरएनए। फाइन। इसी के साथ यहाँ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज व्यू देख सकते हो। ये डबल हेलिक्स है, आरएनए है, और ये सिंगल हेलिक्स है, ये आपका ये डबल हेलिक्स है, ये डीएनए है और ये आरएनए है। डीएनए में साइटोसिन, ग्यूनिन, एडेनिन और थाइमिन है। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो यहाँ पे यूरेसिल है थाइमिन की जगह, ओके। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग आरएनए और डीएनए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है बायोटेक प्राइड गाइडलाइन। ये है क्या, पहले समझते हैं। बायोटेक जो प्राइड है इसकी अगेन फुल फॉर्म है, ये है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज गाइडलाइंस, जो कि डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये वर्क करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। अब इसमें गाइडलाइंस क्या क्या दिया हुआ है। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस है, यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रिंसिपल है एनडीएसएपी यानी कि नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एसेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 की, जिसमें कि ये कहा गया है कि जितनी भी बायोलॉजिकल डेटा है स्पीसीज़ की, उसको कैसे शेयर करना है, कैसे एक्सेस करना है और कैसे स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोटेक जो प्राइड है ये गाइडलाइन आपको दिया जा रहा है बायोलॉजिकल डेटा का स्टोरेज, एक्सेस और शेयरिंग के लिए। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजिकल डेटा जो इंडिया में है वो इंटरनेशनल रिपोजिटरीज़ में ही डिपॉजिट किया जाता है, और कोई भी गाइडलाइन अभी तक फॉलो नहीं किया जाता है कि कैसे बायोलॉजिकल डेटा को शेयरिंग और एक्सेस और स्टोर करना है। जैसे आप देखो कि 2 तरीके के डेटा होता है, एक फिजिकल डेटा होता है, एक बायोलॉजिकल डेटा होता है। बायोलॉजिकल डेटा में आप देख सकते हो कि जब आधार कार्ड आप बनवाने गए थे तो उस समय आपकी फिंगरप्रिंट ली गई थी, साथ ही इरिस स्कैन की गई थी। तो ये सब क्या होता है ना, यूनिक होता है हर एक इंसान के। तो बायोलॉजिकल डेटा में आपकी फिंगरप्रिंट ले ली गई, आपकी फेशियल रिकॉग्निशंस के लिए आप देखो कि यहाँ पे वो लिया जाता है, साथ ही आपका जो है यहाँ पे इरिस स्कैन हो जाता है। तो ये सब जो है फिंगरप्रिंट हो गया, इरिस स्कैन हो गया, फेशियल प्रिंट हो गया, मीन्स फेशियल रिकॉग्निशंस के थ्रू भी एक यहाँ पे काम होता है। तो ये सब आपकी बायोलॉजिकल डेटा है। लेकिन हमारे देश में आप देखो कि बायोलॉजिकल डेटा ले तो लिया जाता है, बट इसको स्टोर करना, एक्सेस करना, शेयर करना, इन सब के लिए कोई भी गाइडलाइंस अभी तक नहीं है। जो डेटा विड्रॉवल किया जाता है इसको भी ग्रांटेड के लिए मीन्स इसको भी ग्रांट किया जा सकता है। इट मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी डेटा जो है नहीं होनी चाहिए आपका, तो ये भी ग्रांट किया जा सकता है अगर कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी डेटा को यहाँ पे पब्लिकली एक्सेस करने के लिए उस डेटाबेस में रख दिया गया है। इट मीन्स कि आप देखते हो कि कई बार कहा जाता है कि आधार डेटा लीक हो गई है, या फिर इसको जो है आपका बेच दिया जाता है। UIDAI के द्वारा कई बार इस पर आरोप लगता है कि ये शेयर कर देते हैं हमारी डेटा या फिर बेच देते हैं। तो ये सब क्या होता है ना कि अगर आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे ये सारे जो बायोलॉजिकल डेटा है इसको विड्रॉ कर लिया जाए, तो ये किया जा सकता है अगर कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि उनकी डेटा को पब्लिकली रख दिया गया है और कोई भी उस डेटाबेस से उसको एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज़ ऐसे ही नहीं आप जा सकते और बोल सकते हैं कि आपने जो मेरा इरिस स्कैन किया, फिंगरप्रिंट लिया, उसको आपने वापस कर दो। ऐसे नहीं। अगर यहाँ पे शंका होती है या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, एक्सेस करने के लिए यहाँ पे रख दिए, तो फिर आप इसको विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है। मोडालिटीज़ देखते हैं कि डेटा शेयरिंग का जो है कैसे मैनेज किया जा रहा है और आगे कैसे मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज रखा गया है कि ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस में क्या होगा कि सारे डेटा जो ओपन एक्सेस कैटेगरी में होगा, ये पब्लिक फंडेड रिसर्च के द्वारा इसको जनरेट किया जाएगा और ये अवेलेबल होगा फेयर एवरीवन। तो एवरीवन, हर कोई जो है ये ओपन एक्सेस में आकर जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मैनेज्ड एक्सेस होगा। मैनेज्ड एक्सेस जो डेटा होगा ये वो डेटा होगा जो कि किसी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है इसको शेयर किया जाएगा। इट मीन्स कि आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी इस तरीके से बायोलॉजिकल डेटा जो है वो यहाँ पे मैनेज्ड एक्सेस में रखा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन के साथ ही उसको शेयर किया जाता है।
इन केस अगर डेटा जनरेट किया गया है पब्लिक फंड से तो रेस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे फंडिंग एजेंसी के द्वारा ही इस्टेब्लिश की जाएगी, तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। नो एक्सेस कहने का मतलब है कि बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है जिसको परमिट ही नहीं किया जाएगा कि कभी भी किसी के साथ उसको शेयर कर सके, या फिर यहाँ पे पब्लिक डेटाबेस में उसको एक्सेस करने के लिए कभी भी यहाँ पे परमिट नहीं किया जाएगा। तो इस 3 तरीके का एक्सेस मोड यहाँ पे ऑन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे और भी बातें देख सकते हैं कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या क्या है जिसके थ्रू जो है हम लोग देखें कि जो डेटा शेयरिंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो ये कहा गया कि डेटा मस्ट बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड सही होना चाहिए, वेरीफेबल होनी चाहिए कि हाँ जिसका भी डेटा लिया जा रहा है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन की है। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी होनी चाहिए कि कोई भी, आप जानते हो कि आज की डेट में आर्टिकल 21 है जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है, तो हमारा ये फंडामेंटल अधिकार है। इट मीन्स कि अगर हमारी प्राइवेसी ब्रीच होती है तो हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारी बायोलॉजिकल डेटा ली जाती है तो वो भी हमारे सेंसिटिव डेटा के ही तहत आता है। तो यहाँ पे ये सारी बॉडीज़ को अधिकार है कि वो यहाँ पे प्राइवेसी को मेंटेन करे, प्रोटेक्ट करे, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी को भी। पब्लिक इंगेजमेंट में भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंगेज हो सके। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल डेटा पे हमारे यहाँ कोई गाइडलाइंस नहीं है तो हम लोग इस पर काम नहीं करें। तो पब्लिक इंगेजमेंट पे भी यहाँ पे काम करना है, और जो भी काम करना है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ। इट मीन्स कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो जैसे यहाँ पे डेटा रखा जा रहा है कहीं उसमें कोई भी तरीके की छिड़खानी तो नहीं हो रही है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ओके, तो हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा। बस बायोटेक जो प्राइड गाइडलाइंस है ये रिलेटेड है यहाँ पे बायोलॉजिकल डेटा से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस। ये देखिए इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी क्यों न्यूज़ में है इसको हम लोग देखते हैं। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली जो आरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनए टेक्नोलॉजी, इसको सजेस्ट किया गया है कि पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड्स में अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। तो आप पहले समझते हैं कि RNAi जो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स नहीं, RNAi जो इंटरफेरेंस है, इसको क्या प्रोसीजर है इसको पेस्टिसाइड्स में यूज़ करने का। तो साइंटिस्ट सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी प्रोटीन ज़रूरत है यहाँ पे, यानी कि पेस्ट वगैरह आप देखते हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोटीन ज़रूरत है पहले उसको यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, RNAi टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे एक स्पेसिफिक RNA को बनाया जाएगा, जिससे क्या है कि वो सारे जो प्रोटीन है ना, यानी कि जिससे कि यहाँ पे पेस्ट में ये सारे फॉर्म होते हैं तो उसको प्रिवेंट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि सिर्फ स्पेसिफिक पेस्ट को ही हम लोग टारगेट कर पाएंगे। जैसे आप देखते हो कि पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो फसल होते हैं, फसल में बहुत सारे कीटनाशक कीट फटंगे लग जाते हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिससे कि वो फसल को पूरा खा जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, जिससे कि आप देखो कि जो अच्छी पेस्ट भी होते हैं ना वो भी मर जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी पेस्ट होते हैं जिससे कि फसलों को प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सारे पेस्ट को एक ही साथ मार देना ये सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी पेस्टिसाइड्स बनानी है, वो भी RNAi टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिससे कि सिर्फ स्पेसिफिक वही पेस्ट डैमेज हो जो कि हार्मफुल है, ठीक है। साथ ही RNA मॉलिक्यूल्स जो है ये एक्सटर्नली भी डिलीवर किया जाएगा, यानी कि बाहरी तरीके से ये RNA मॉलिक्यूल जो है ये प्लांट को दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो स्प्रे करके, या फिर स्टेम जो होता है तना उसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर रूट ड्रेंचिंग की जाएगी, या फिर सीड जो है, बीज जो होते हैं उसको पहले से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे कि इस तरीके का RNA मॉलिक्यूल जो है प्लांट को मिल सके, ठीक है। तो ये आप जानते हो कि वैक्सीनेटिंग प्लांट भी कहा जा रहा है कि जो स्टेम है, तना है, उसमें वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक जो RNA मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आपका पेस्ट को पहुँचेगा, यानी कि जो पेस्ट है उनको भी यहाँ पे पहुँचेगा प्लांट से। जब वो यहाँ पे फसल की जो यहाँ पे फसल वगैरह को अगर खाएंगे तो अगर पौधे में भी इस तरीके का RNA है तो वो भी यहाँ पे पेस्ट के अंदर चला जाएगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि उसको जो है इन्फेस्टेशन से उसको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आप बेसिकली समझ रहे हो कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या है कि पेस्टिसाइड्स में जो है इसको यूज़ किया जाएगा, जिससे कि सारे जो पेस्ट यहाँ पे मर जाते हैं, जिनको यहाँ पे जो हार्मफुल भी नहीं होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो अब यहाँ पे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा डेड हो पाएंगे। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल से भी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लांट सेल जिसमें कि सेलुलस सेल वॉल होते हैं, वहीं एनिमल सेल की बात करें तो इसमें सेलुलस सेल वॉल नहीं होते हैं। एक सेल वॉल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट सेल को, तो इसलिए प्लांट सेल में ही सिर्फ यहाँ पे सेल वॉल होते हैं। प्लांट में आपका दोनों होता है, सेल वॉल भी होता है जो कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से बना है, और सेलुलोज भी होता है, ठीक है। सेल वॉल के साथ साथ दोनों सेल वॉल होता है जो कि एक मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, और एक सेलुलोज से बना है। प्लांट में आप देखो कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है जो कि अप टू 90% जो सेल की वॉल्यूम है उसको ये यहाँ पे होल्ड करके रखता है। वहीं एनिमल सेल की बात करें तो इसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं,
और ये बहुत स्मॉलर होता है, यानी कि प्लांट सेल के कंपैरिजन में देखें तो एनिमल सेल की जो ये वैक्यूल्स है बहुत स्मॉलर होती है। तो बेसिक यहाँ पे 3 डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ RNA इंटरफेरेंस। तो देखिए सेल जो है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये ज़रूरी है समटाइम्स हमें जेनेटिक कोड को रीड करने के लिए, जो भी DNA में आपका है, तो DNA के अंदर जो जीन होती है उसको समझने के लिए यहाँ पे हमें जो सेल के द्वारा मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किया जाता है वो ज़रूरत होता है। तो इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। RNA इंटरफेरेंस क्या होता है ना कि इस जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, यानी कि जीन में क्या क्या यहाँ पे जीन को समझना कि जीन में की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आप देखो कि सेल के द्वारा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया जाता है और फिर यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होता है। तो RNA इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है बाय हाई प्रिसाइज मैकेनिज्म, जो कि है सीक्वेंस डायरेक्टेड जीन साइलेंसिंग। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है जीन साइलेंसिंग यहाँ पे सीक्वेंस हो रही है, यानी कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पेसिफिक मैसेंजर यानी कि mRNA है उसको डिग्रेड किया जा रहा है और ब्लॉक किया जा रहा है इसकी ट्रांसलेशन, वो भी प्रोटीन में। तो अब यहाँ पे बहुत पेचीदा हो गया है, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। RNA इंटरफेरेंस जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। बस ये चीज़ें आप समझिए कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए RNA इंटरफेरेंस आया। अब यहाँ पे क्या है कि mRNA को, यानी कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक मैसेंजर RNA है, यहाँ पे आपका इसको समझना है। तो mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है जो कि जेनेटिक कोड, जो कि DNA में होता है जेनेटिक कोड, उसको कैरी करता है और उसको ले जाता है कहाँ, राइबोसोम में। अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम वो एक मशीन है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। सेल में जो प्रोटीन होती है वो कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में बनता है। अब राइबोसोम को ये बताना है कि कितना प्रोटीन की ज़रूरत है, कितना प्रोटीन बनाना है। तो ये बनाने के लिए यहाँ पे किसको बताया जाता है, तो जेनेटिक कोड यहाँ पे आपका कैरी करती है, जिसमें कि आपका DNA में जेनेटिक कोड होता है। तो जेनेटिक कोड को ले जाकर यहाँ पे राइबोसोम में बताया जाता है कि इतने जीन है, इसको इस तरीके से यहाँ पे इतना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोटीन बनाना है। अब RNAi के अंदर क्या होता है ना कि एक स्पेसिफिक तरीके का एंजाइम होता है जिसे हम लोग डाइसर कहते हैं। अब ये डाइसर जो है स्प्लिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से RNA है, तो इसको अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ पे डाइसर की इस्तेमाल की जाती है। और फिर यहाँ पे आप देखो कि इसको स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ा जाता है, जिसको कि यहाँ पे स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA कहते हैं, यानी कि siRNA कहते हैं। और ये डबल स्ट्रैंडेड जो होता है इसको dsRNA कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये जो तोड़ा जाता है ये डाइसर के द्वारा तोड़ा जाता है। और ये जो आपका स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA है, ये आपका डिप्लॉय किया जाता है इंटरफेयर में, वो भी जीन एक्सप्रेशन के इंटरफेयर में। और फिर यहाँ पे जीन की जो फंक्शन है उसको इसके थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझिए कि RNAi जो है वो नेचुरली आपके सारे यूकारियोटिक्स में होते हैं। यूकारियोटिक्स कहने का मतलब कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल में न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फंजाई हो गए, तो इसको यूकारियोट्स कहते हैं। प्लांट वगैरह जो आता है वो प्रोकारियोट्स में आता है। तो इसलिए RNAi जो है वो आपका यूकारियोट्स में होता है। बेनिफिट क्या है, क्यों हम लोग RNAi को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या है ना कि जो कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट आज के डेट में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में जो थेरेपी दिया जाता है उसमें काफ़ी हद तक ये इस्तेमाल होता है। साथ ही क्रॉप प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी रेसिस्टेंस होते हैं, यानी कि पैथोजन से, जो वायरल पैथोजेंस है उनसे भी यहाँ पे रेसिस्टेंस होते हैं, उनमें उनका प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्रॉप प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए भी RNAi टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आप यहाँ पे देखते हो कि जो जीन सीक्वेंसिंग वगैरह होती है उसमें DNA का होता है, यानी कि DNA के अंदर जीन है तो DNA का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन RNA का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसलिए एक तरीके का यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाया गया है जिसको RNAi कहते हैं। इसमें देखो कि RNA का भी इस्तेमाल करके यहाँ पे आपका जीन स्लाइसिंग और जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझिए, जैसे डार्क जीनोम है। तो डार्क जीनोम कहने का क्या मतलब है, अभी रिसेंटली ये डार्क जीनोम जो है वो आपका यहाँ पे डिस्कवर किया गया। डार्क जीनोम कहने का मतलब है कि DNA जो कि ह्यूमन जीनोम के रीजन से बाहर है और वो यूजुअली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसमें जो जीन है उसको यूजुअली रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे। और अभी भी ये स्टिल कोड फॉर द प्रोटीन, यानी कि आप जानते हो ये प्रोटीन वगैरह होती है तो उसी के लिए। तो ये जीन है या प्रोटीन है जो कि यहाँ पे मिनिमम नॉलेज है अबाउट बायोलॉजिकल फंक्शन का। तो ये एडवर्सली अफेक्ट करती है जो भी मेडिसिन इनिशिएटिव है ना, तो उसमें ये सही तरीके से अफेक्ट नहीं करती, उल्टा अफेक्ट करती है। तो ये डार्क जीनोम हो गया जो कि नॉट सुटेबल फॉर अस एंड नॉट सुटेबल फॉर आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद बॉक DNA की बात करें तो बॉक DNA काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बॉक्स आर DNA स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा DNA आपको डबल हेलिक्स दिखने को मिलता है ना, तो वैसे ही बॉक्स है।
और बॉक्स ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जीन का ये एक घर है, यानी कि जहाँ पे भी इंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेस की ज़रूरत होती है ना, जैसे कि मीथेन वगैरह को डाइजेस्ट करना है, तो एक पूरा घर है जीन का, जो कि बॉक्स कहते हैं हम लोग। तो बॉक्स क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यहाँ पे एलिमेंट्स है, यानी कि ये सारे जो डीएनए सीक्वेंसिंग है ना, ये हमारे क्रोमोसोम्स के बाहर पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बॉक्स कहते हैं। फिर है नेशनल जीन बैंक। तो आपको पता है कि एक नेशनल जीन बैंक जो है अभी यहाँ पे पूसा में, जो कि यहाँ पे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, यहाँ पे रिफॉर्बिस्ट किया गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। नेशनल जीन बैंक जो है ये काम करेंगे जो प्लांट की जेनेटिक रिसोर्सेज है, उसकी जो सीड्स वगैरह है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आज की डेट में देखें तो बैंक में यहाँ पे 4.52 लाख एक्सेशन इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिसमें से यहाँ पे 2.7 लाख जो है वो इंडियन के जीन यहाँ पे सीड्स वगैरह है। तो नेशनल जो यहाँ पे जीन बैंक है, ये आपका 4 तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक तो यहाँ पे सीड जीन बैंक है, क्राइनो जीन बैंक है, वीट्रो जीन बैंक है और फील्ड जीन बैंक है। इंडिया में भी सीड वोल्ट है, तो ये कहाँ पे है, चांगला है, लद्दाख का हिमालय वाले रीजन में। तो ये सारी स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद करना होगा, एक दो बार आप देखते रहोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान आ जाएगा। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नैनो टेक्नोलॉजी। तो आई होप कि आपको ये लेसन सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और रिवाइज भी आपका बेटर तरीके से हो पा रहा होगा। तो जितने टाइम बचे हैं और जितना मेरे से हो पाएगा, मैं ज़रूर यहाँ पे आपके सारे मैक्सिमम टॉपिक्स का कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करे, सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे नेक्स्ट लेसन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।